Hello students, in the last lecture we were in our chapter power sharing. Today we are continuing with that chapter. So, democratic politics. Students, in the last lecture we had discussed accommodation in Belgium and also how Sri Lanka came up with a solution of majoritarianism, right? In both these examples we can see how power sharing can be helpful in eliminating the chances of conflicts, right? श्रीलंका में क्या था? श्रीलंका का प्रॉब्लम ये था that being a unitary country, they did not have any states, and when the Tamilians demanded for a separate state of Elam, the Sri Lankan government refused it, right? और उसकी वजह से हुआ सिविल वॉर. बेल्जियम का एग्जांपल अगर हम देखें तो बेल्जियम ने क्या किया? They produced a model, novel and a very good type of governance system. The accommodation in Belgium is a novel experiment which became a success. And I also told you that it was actually a violation of democracy because in the center the Dutch were given 50% but they were actually 59% according to population. And in the capital government, that is Brussels, the French were given 50% while they were actually 80% in Brussels. So this was actually a violation of democracy but to protect democracy, to avoid a civil war. And for this arrangement, the constitution was changed 4 times in 23 years. So we can see the kind of efforts the leaders of Belgium put in to ensure a safe public life and to ensure speedy economic development of their country. So now we are looking at the chapter further. I am reading from page number 6, right? Why power sharing is desirable. Power sharing किस लिए desirable है students? Now see, there are 2 different sets of reasons that can be given in favor of power sharing. अब यहाँ पे students power sharing क्यों advantageous है? इसके 2 sets of reasons है. पहला set है prudential reasons और दूसरा है मॉरल रीजंस. अब स्टूडेंट्स सबसे पहले ये जो 2 वर्ड्स है प्रूडेंशियल और मॉरल, इन 2 वर्ड्स का मतलब क्या होता है वो आप समझिए. और उससे भी पहले आप ये समझिए कि पावर शेयरिंग करने की जरूरत किसको है. तो स्टूडेंट्स पावर शेयरिंग करने की जरूरत उसको होती है जिसके पास पावर होता है, यानी मेजॉरिटी पार्टी को. श्रीलंका में मेजॉरिटी पार्टी ने पावर शेयरिंग नहीं किया, सिन्हालास ने पावर शेयरिंग नहीं किया जिसकी वजह से सिविल वॉर हुआ. तो प्रूडेंशियल रीजन का मतलब यह है कि अगर मेजॉरिटी पार्टी को सिविल वॉर अवॉइड करना है और अगर मेजॉरिटी पार्टी को लॉन्ग टर्म तक पीसफुली किसी भी कंट्री को रूल करना है तो उनको पावर शेयरिंग करना चाहिए. करेक्ट? थोड़ा पावर अगर आप माइनॉरिटी को देते हो तो उससे कंट्री में सिविल लाइफ सुधर जाती है और उससे लोग आपको ज्यादा पसंद करते हैं. इवन ऑपोजिशन आपके लिए रिस्पेक्ट क्रिएट करता है.
So this type of power sharing is helpful not only for democracy but also for the majority party to rule for a longer time. वरना अगर वो श्रीलंका की तरह ऐसा सोचेंगे कि नहीं हम ही हम हैं, तो फिर तो ऑपोजिशन पार्टी सिविल वॉर क्रिएट करेगी और उसमें नुकसान सिर्फ ऑपोजिशन पार्टी का नहीं, इनकी पार्टी का भी होगा, मेजोरिटी का भी होगा, राइट? तो प्रूडेंशियल का मतलब है कि अपने फायदे के लिए पावर शेयरिंग करना। जब कोई मेजोरिटी पार्टी खुद के फायदे को देख के पावर शेयरिंग करती है विद द माइनॉरिटी पार्टी, इट इज कॉल्ड प्रूडेंशियल रीजन। प्रूडेंशियल मीन्स फॉर प्रूडेंस, प्रूडेंस मीन्स प्रॉफिट। अपने प्रॉफिट के लिए, अपने फायदे के लिए मेजोरिटी पार्टी माइनॉरिटी पार्टी के साथ पावर शेयरिंग करे, यानी अपने कुछ पावर्स माइनॉरिटी पार्टी को दे दिए जाए ताकि माइनॉरिटी खुश रहे और मेजोरिटी पार्टी लॉन्ग टर्म तक पूरे कंट्री को रूल करती रहे। दिस इज प्रूडेंशियल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग। स्टूडेंट्स, इसका एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। दिस इज एन एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन यू बिटवीन प्रूडेंशियल एंड मॉडल। आप समझ लीजिए स्टूडेंट्स, दो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर ए है और डॉक्टर बी है, ठीक है? अब आप एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए, रात को 2:30 बजे, आधी रात को 2:30 बजे डॉक्टर ए को फोन आता है, डॉक्टर साहब पेशेंट बीमार है, आप आके चेक कीजिए, दिल की धड़कन बढ़ गई है, कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर ए सोचता है हाँ आता हूं। मन में क्या सोचता है डॉक्टर ए पता है? सोचता है यार आधी रात को 2:30 बजे जा रहा हूं ना, पेशेंट जिए या मरे 5,000 रुपए तो लेके ही आऊंगा, नाइट विजिट है। क्या सोचा डॉक्टर ए ने? 5,000 रुपीज कमाने का मौका मिला है इसलिए मैं जाऊंगा। वो गया, पेशेंट का इलाज किया और पेशेंट ठीक भी हो गया, 5,000 रुपीज लेके भी आया, ठीक है? अब इसी स्टोरी में अपने एक ऐसा इमेजिन करते हैं, डॉक्टर बी है, डॉक्टर बी जो है उसको रात को 2:30 बजे फोन आता है। डॉक्टर बी को ऐसा महसूस होता है यार मेरा पेशेंट नहीं मरना चाहिए, मेरे को पहले अपने पेशेंट को बचाना है, मैं डॉक्टर किस लिए बनाऊं, इन्हीं मूवमेंट्स के लिए तो बनाऊं। तो ही गोज टू सेव द पेशेंट, वो भी पेशेंट को दवाई देता है, पेशेंट ठीक भी हो जाता है। पेशेंट ठीक होने के बाद फिर वो पूछते हैं डॉक्टर साहब क्या देवे, तो वो डॉक्टर भी सेम जो नाइट फी होती है वो मांगेगा ही, भाई वैसे तो 5,000 है लेकिन अभी आपके पास जितने आप दे दीजिए, और पेशेंट भी वेल टू डू है, उसने दे दिए 5,000, ठीक है, ओके। लेकिन आप दोनों डॉक्टर्स के बीच में डिफरेंस समझिए स्टूडेंट्स। पहला डॉक्टर जो था वो पेशेंट को ठीक करने नहीं, उसके माइंड में एक ही चीज थी कि पेशेंट जिए या मरे, मुझे 5,000 रुपए कमाने का मौका मिल रहा है इसलिए मैं जा रहा हूं। उसका पर्पस देखिए, भले वो डॉक्टर अच्छा है, उसने पेशेंट को ठीक भी कर दिया, लेकिन उसका मेन ऑब्जेक्टिव था पैसे कमाना, और उसी रीजन से हो गया। तो जो काम पैसे कमाने के रीजन से होता है उसको प्रूडेंशियल रीजन कहते हैं। एंड डॉक्टर बी का जो है वो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, डॉक्टर बी ने ये सोचा कि मेरे को अपने पेशेंट को बचाना है, सो ही वेंट फॉर मॉरल रीजनिंग। एंड मॉरल रीजनिंग की वजह से उसने पेशेंट को पहले बचाया, पैसों की बात नहीं की, सामने से रिलेटिव्स ने पैसे ऑफर किए, तब उसने अपने चार्जेस बताए और क्योंकि पेशेंट के पास थे उसने दे दिए। तो इन द एंड दोनों डॉक्टर्स 5,000 कमा के आए, लेकिन एक डॉक्टर ने प्रूडेंशियल रीजन देखा, दूसरे डॉक्टर ने मॉरल रीजन देखा। सो दिस इज द डिफरेंस, ठीक है? अब यहां पे डेमोक्रेसी में, पावर शेयरिंग में, प्रूडेंशियल रीजंस में फर्स्ट रीजन है, इन दोनों में 4 रीजंस है, प्रूडेंशियल रीजंस भी 4 है, मॉरल रीजंस भी 4 है डेमोक्रेसी के।
First, power sharing is good because it helps to reduce the possibility of conflict. इसमें फर्स्ट प्रूडेंशियल रीजन है, it reduces possibility of conflict. सेकेंड रीजन है ensures stability of political order. इसमें बार बार मिलिट्री कूप होना या बार बार ऑपोजिशन पार्टी का नो कॉन्फिडेंस मोशन करना, उसके चांसेस कम हो जाते हैं, तो स्टेबल गवर्नमेंट लगती है. थर्ड, imposing the will of majority over others may look like attractive option in the short run, but in the long run it undermines the unity of the nation. तो पावर शेयरिंग करने से क्या होता है? यूनिटी ऑफ नेशन is maintained. And fourthly, the tyranny can often bring ruin to the majority as well. तो ये फोर्थ रीजन है कि मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी ये दोनों पीसफुली रह सकते हैं. ठीक है. अगर पावर शेयरिंग नहीं होगा तो क्या होगा? टायरनी बिटवीन मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी, एंड टायरनी इज हार्मफुल टू बोथ ऑफ देम. तो पावर शेयरिंग करने से मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बीच में टायरनी नहीं होगा और दे कैन लिव पीसफुली. और ये जो थर्ड वाला जो है, यूनिटी ऑफ द नेशन इज मेंटेन्ड ड्यू टू पावर शेयरिंग. अगर पावर शेयरिंग नहीं करेंगे तो यूनिटी विल बी अंडरमाइंड. अंडरमाइंड मतलब यूनिटी कम होती जाएगी क्योंकि सिविल वॉर हो जाएगा. नाउ ये चारों रीजंस अगर आप ध्यान से देखो तो ये चारों रीजंस कोई भी मेजॉरिटी पार्टी ये देखती है कि ये चारों रीजंस जो है उन रीजंस की वजह से वो लॉन्ग टर्म गवर्नेंस करेंगे. ठीक है. तो ये प्रूडेंशियल रीजंस है. इनके माइंड में ये चार चीजें इसलिए आती है क्योंकि अगर ये चार चीजें किसी भी कंट्री में मेंटेन होती है तो उस कंट्री के लोग बार बार उसी मेजॉरिटी पार्टी को वोट देके जिताएंगे. ठीक है. तो वो मेजॉरिटी के लिए भी फायदा ही है. अब मॉरल रीजंस में देखिए क्या है. मॉरल रीजंस में ये सिद्धांतों की बातें होगी, बड़े बड़े सिद्धांत पावर शेयरिंग के. डीपर रीजन, पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. अब यहां पे जो पार्टी लीडर्स है वो ये सोचते हैं कि क्योंकि हमारा कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है इसलिए पावर शेयरिंग करना चाहिए. तो ये खुद के बारे में नहीं, डेमोक्रेसी के बारे में सोच के, गवर्नमेंट के टाइप के बारे में सोच के ये पावर शेयरिंग करते हैं. जब ये बात दिमाग में हो तो मॉरल रीजन होता है. ऐसे महान नेता तो अभी है नहीं स्टूडेंट्स, लेकिन पहले होते थे. अभी के टाइम पे तो ऐसे महान नेता होने पॉसिबल नहीं है. अभी के टाइम पे ज्यादातर नेता प्रूडेंशियल है. अभी के टाइम के नेता जो है वो मॉरल रीजन वाले ज्यादा नहीं रहे. सेकंड है, democratic rule involves sharing power with those affected by exercise and those who have to live with its effects. Right? तो यहां पे क्या है, those who are affected by exercise मतलब जो मेजॉरिटी है, and those who have to live with the effects of majority वो माइनॉरिटी है. तो मॉरल रीजन क्या है? मॉरल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग ये है टू मिनिमाइज the dominance of majority. मेजॉरिटी वाले अपना फर्ज मानते हैं, अपना मॉरल मानते हैं
कि भाई हम अपने डोमिनेंस को कम करें और माइनॉरिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दें। तो मतलब अपने बारे में नहीं, माइनॉरिटी के फायदे के बारे में सोचते हैं। थर्ड है, पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न। तो ये भी एक चीज है जो लीडर्स के दिमाग में आनी चाहिए, लेकिन आती नहीं है। पीपल शुड बी कंसल्टेड। एंड फोर्थ है, a legitimate government is where citizens through participation acquire a stake in the citizen. Citizens should acquire a stake. Stake मतलब chance in the system. Citizens का भी हक है सिस्टम के ऊपर। आज के टाइम के नेता ये सब सोचते हैं कि हमारे देशवासियों का भी हक है हम पे ऊपर, नहीं सोचते। लेकिन अगर सोचते तो वो मॉडल रीजन होता। ठीक है, पहले के नेता ये सब सोचते थे कि देशवासियों के लिए हम हैं। अभी के टाइम के नेता तो एक ही चीज सोचते हैं कि देशवासियों ने हमको वोट दिए, बात खत्म हो गई, अब हम 5 साल तक इन पे रूल करेंगे। तो ये पुराने जमाने के जो नेता होते थे ये मॉरल रीजनिंग से सोचते थे, और अभी के जो है ये प्रूडेंशियल है ज्यादातर। तो स्टूडेंट्स, ये जो पेज है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन ये थोड़ा टेक्स्ट बुक में कंफ्यूजिंग दिया हुआ है, लैंग्वेज थोड़ी कंफ्यूजिंग है टेक्स्ट बुक में। आई हैव मेड इट इजी फॉर यू, प्लीज नोट डाउन दिस। ठीक है, आप ये नोट डाउन कर लीजिए। Now students, we are coming to the last topic of the chapter, that is forms of power sharing. अब forms of power sharing के अंदर स्टूडेंट्स सबसे पहली चीज है, मॉडर्न डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग अरेंजमेंट में फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला फॉर्म है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे कि इंडिया में है, इंडिया में क्या होता है, सपोज दिल्ली की सरकार है तो उसमें होता है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर इज ऑल्सो कॉल्ड द पार्लियामेंट। ठीक है, इन दिल्ली। फिर यहां पे होता है एग्जीक्यूटिव, ऑल्सो कॉल्ड द प्रेसिडेंट, ही इज द हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव। ठीक है, और यहां पे होता है जुडिशियरी, ऑल्सो कॉल्ड द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इनको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में तीनों ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के अपने अपने काम हैं। लेजिस्लेचर का काम है नए लॉ बनाना, पुराने लॉज मॉडिफाई करना और रिमूव करना। एग्जीक्यूटिव का काम है यहां पे जो लॉ बनते हैं उस पर साइन करके उसको इंप्लीमेंट करना। जुडिशियरी का काम है कि कोई लॉ को अपोज करता है तो उसको पनिश करना और लॉज को प्रोटेक्ट करना।
कॉन्स्टिट्यूशन का गार्डियन बनना। तो ये तीनों ऑर्गन्स इंडिपेंडेंटली काम करते हैं और एक ही लेवल पे काम करते हैं। ठीक है, अब ये नेशनल लेवल है। नेशनल लेवल पे हम इसको कहते हैं पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट। अब अगर ये स्टेट लेवल हो तो स्टेट लेवल पे पार्लियामेंट नहीं बोला जाता, क्या बोला जाता है? स्टेट असेंबली, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट असेंबली या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली। एग्जीक्यूटिव में यहां पे प्रेसिडेंट होता है, जबकि हेड ऑफ स्टेट अगर हम देखने जाए तो गवर्नर। ठीक है, उसके नीचे चीफ मिनिस्टर्स। और जुडिशियरी में स्टेट का हाईएस्ट कोर्ट हाई कोर्ट। तो अगर हम यहां पर ये तीनों ऑर्गन्स को ऐसे करके देखेंगे तो इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। और अगर ऐसे देखें तो दिस इज वर्टिकल पावर शेयरिंग। Correct, students? Horizontal power sharing is between legislature, executive and judiciary, whereas the vertical power sharing, it is between national and state level. तो आप ये टेबल को समझिए स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड दिस टेबल। दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। When power is shared among different organs, then it is called horizontal power sharing, right? Power is shared among different organs. और सेकेंड फॉर्म है वर्टिकल। वर्टिकल पावर शेयरिंग में power is shared among different levels. Correct? So this is very important. Students, horizontal power sharing पे आपको already last year एक चैप्टर आया था जिसमें horizontal power sharing हमने डिटेल में पढ़ा था। आप याद कीजिए वो चैप्टर, लास्ट ईयर का डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 5, इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नेंस। चैप्टर 5 इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नेंस, उसमें था ये लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट, ये सब हम लास्ट ईयर हम पढ़ चुके हैं। तो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग हमने लास्ट ईयर पढ़ा। वर्टिकल पावर शेयरिंग जो है इसका दूसरा नाम है फेडरलिज्म। ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के बाद वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 ऑफ दिस ईयर। इट इज रिलेटेड टू वर्टिकल पावर शेयरिंग, दैट इज फेडरलिज्म। अब थर्ड जो है इसमें प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स, ये भी एक तरह का पावर शेयरिंग है। ये लोग पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं होते, लेकिन पॉलिटिक्स इनकी वजह से चलनी जरूर चाहिए। जैसे प्रेशर ग्रुप्स है, वर्कर्स के ग्रुप्स। कई बार क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज काम नहीं करती, लेकिन ये वर्कर्स के ग्रुप्स स्ट्राइक्स करते हैं, चक्का जाम करते हैं, हाईवे ब्लॉक करते हैं, फिर गवर्नमेंट को इनकी मांगे पूरी करनी पड़ती है, मिनिस्टर्स को इनकी मांगे पूरी करते हुए कानून बदलने पड़ते हैं। सो प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स ऑल्सो फॉर्म अ साइड ऑफ पावर शेयरिंग, राइट? इवन दो दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ दिस गवर्नेंस। गवर्नेंस गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है ये, लेकिन ये हिस्सा जरूर बनते हैं।
sorry, this is the fourth form. टेक्स्ट बुक में ये प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स ये फोर्थ फॉर्म है, बट यू कैन राइट इट एज द थर्ड फॉर्म ऑल्सो, दैट इज नॉट एन इश्यू. यू कैन राइट इट एज द थर्ड फॉर्म ऑल्सो. थर्ड फॉर्म इज सोशल ग्रुप्स, सोशल और लिंग्विस्टिक. ठीक है, इसका एग्जाम्पल जैसे कि अपने सोशल ग्रुप्स में कास्ट ग्रुप्स होते हैं, आदिवासी, शेड्यूल कास्ट, दलित, ओबीसी, इनके ग्रुप जो है ये भी सोशल ग्रुप होते हैं. लिंग्विस्टिक ग्रुप में जैसे पाटीदार का ग्रुप था, पाटीदार आंदोलन हुआ था अपने यहाँ पे, तो वो लिंग्विस्टिक ग्रुप का एग्जाम्पल है. या फिर ये डच गवर्नमेंट जो थी, डच कम्युनिटी, इनकी गवर्नमेंट, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ लिंग्विस्टिक ग्रुप. प्रेशर ग्रुप्स में आप एग्जाम्पल ले सकते हो ऑफ वर्कर्स यूनियन एंड ऑल्सो यू कैन राइट द एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड यूनियन. ट्रेड यूनियन यानी अपने जो ट्रेडर्स होते हैं मार्केट में, वो सारे ट्रेडर्स, जैसे खास करके अपने अहमदाबाद में आपने देखा हो तो लॉ गार्डन पे बाजार है, वो सारे चनिया चोली ने ट्रेडिशनल्स की, तो उनका पूरा ट्रेड यूनियन का ग्रुप है. वहां पे कोई भी शॉप वही प्रोडक्ट बेच सकती है. उस लाइन में जितनी भी शॉप्स है लॉ गार्डन मार्केट पे, वो एक ही प्रोडक्ट बेचते हैं, आप कहीं से भी खरीदो. ठीक है, इसी तरह से एक दूसरा एग्जाम्पल है कर्णावटी पगरखा बाजार. कर्णावटी पगरखा बाजार डेट इज ऑल्सो इन अहमदाबाद, आपने नाम सुना होगा, बहुत फेमस है. सारे शूज की शॉप्स है, पूरे बाजार में शूज है. ठीक है, रतन पोल है, डेट इज फॉर ज्वेलरी. ये सब ट्रेड यूनियंस के एग्जाम्पल है. ठीक है, तो आप प्लीज ये नोट डाउन कर लीजिए. अगर आप ये नोट डाउन कर लोगे तो ये पूरे 2 पेज इजी हो जाएंगे आपके लिए. ठीक है, so please note down this. Now students, we are discussing the question answers, right? अब इसमें से स्टूडेंट्स ये शॉर्ट आंसर्स जो है, वेरी शॉर्ट आंसर्स, ये तो सारे ही आपको लर्न करने पड़ेंगे. I will tell you about the important answers from the notes which are frequently asked. So you can open your notes, this chapter, and इसमें फर्स्ट पेज पे नोट्स पे दिया हुआ है ये शॉर्ट आंसर्स. तो हाउ बेल्जियम गवर्नमेंट सॉल्व्ड इट एथनिक प्रॉब्लम्स. तो ये आपको पता है ये बेल्जियम गवर्नमेंट ने किस तरह से ये एथनिक प्रॉब्लम सॉल्व किए. सबसे पहले तो ये पाथ ऑफ एकोमोडेशन एडॉप्टेड इन बेल्जियम,
So Dutch and French speaking ministers shall be equal in central government, and many powers of the central government were given to the state government. State government को कौन से powers दिए गए? डेवलपमेंट करने के powers, बराबर. स्टेट गवर्नमेंट वहां पे सबऑर्डिनेट नहीं है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके अपने पावर्स है डिफेंस के रिलेटेड, स्टेट गवर्नमेंट के पावर्स है डेवलपमेंट के रिलेटेड, लेकिन दोनों का लेवल एक ही रखा गया है. ब्रुसेल्स जो कैपिटल है उसमें सेपरेट अरेंजमेंट था, उसमें भी डच और फ्रेंच का इक्वल रिप्रेजेंटेशन. और उसके अलावा एक और टाइप ऑफ गवर्नमेंट था जो है कम्युनिटी गवर्नमेंट. कम्युनिटी गवर्नमेंट में डच गवर्नमेंट अलग, irrespective of the person living in anywhere in the country of Belgium. डच कम्युनिटी सिर्फ डच लोगों के लिए सरकार चलाएगी. फ्रेंच कम्युनिटी गवर्नमेंट सिर्फ फ्रेंच लोगों के लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी. सेकेंड आंसर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज मेजोरिटेरियनिज्म एंड हाउ इट लेड टू एलियनेशन ऑफ मेजोरिटी. So dominance of majority to rule a country by disregarding the will of minority, that is called majoritarianism. श्रीलंका में मेनली दो कम्युनिटीज है, यू नो, सिन्हाला एंड तमिल्स. तो लीडर्स ऑफ सिन्हाला कम्युनिटी दे sought to secure the dominance over the virtue of their majority, and Sinhala was recognized as the official language. The government followed a preferential policy. Preferential मतलब सिन्हाला को ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, बुद्धिज्म को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, ऐसी पॉलिसीज. So this distrust turned into a civil war, and also they Sinhalized the university portions in government jobs. Sinhalized मतलब ये पूरी तरह से सिर्फ सिन्हाला लोगों के लिए ही गवर्नमेंट जॉब्स खुले रहेंगे एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स. इस तरह की पॉलिसीज को मेजोरिटेरियनिज्म मेजर्स कहते हैं. सो डिस्क्राइब द थ्री डिमांड्स ऑफ श्रीलंकन तमिल्स. श्रीलंकन तमिल्स के तीनों डिमांड्स थे. पहला डिमांड था तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बोलो, और दूसरा कि उनको एक अलग स्टेट चाहिए था, इलम स्टेट, एंड थर्ड इक्वल अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग जॉब्स एंड एजुकेशन. तो ये जो रीजनल ऑटोनॉमी है, रीजनल ऑटोनॉमी मतलब जहां पर उनका ज्यादा प्रोपोर्शन है उसको एक उनका स्टेट दिया जाए, लेकिन ये सब नहीं दिया गया, एंड दैट इज व्हाई इट टर्न्ड इनटू अ सिविल वॉर. फिर हाउ इज पावर शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स. तो ऑर्गन्स के बीच में पावर शेयरिंग, ये हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, दिस वी ऑलरेडी नो. वर्टिकल डिवीजन इसमें between different levels, union level, state level, local level government. इसमें different levels have different powers, and this is a system of checks and balance. मतलब जो state government ज्यादा अच्छा काम करती है उसकी पार्टी ज्यादा पॉपुलर होती है. फिर नेक्स्ट है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बेल्जियम एंड इंडिया. सिक्स्थ आंसर ठीक है. सेवेंथ आंसर इज इंपॉर्टेंट. व्हाट वाज द रीजन फॉर टेंशन इन बेल्जियम. तो बेल्जियम में टेंशन ये था कि ब्रुसेल्स में कम्युनिटी टोटली ऑपोजिट प्रोपोर्शन में थी कंपेयर टू द होल ऑफ बेल्जियम. ठीक है, जिसकी वजह से टेंशन बढ़ जाता था. आज अपने बेल्जियम में देखने जाए तो डच वेयर 59%, फ्रेंच वेयर 40%. ब्रुसेल्स में फ्रेंच 80%, डच 20%. This reverse proportion created lot of tension. Also, the French, even though they were in minority, they earned more and contributed more in taxes. And the Dutch, who were less in number, more in number, they were poor and they contributed less in taxes. So this is also a conflict. Take up answer number this Act of 1956. Question 12 is important in notes. 1956 का, तो इसमें Act was passed under which English was replaced only by Sinhala, not by Sinhala and Tamil. Secondly, state shall protect and foster Buddhism, मतलब बुद्धिज्म जो फॉलो करेंगे उनको और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा.
और सिटीजनशिप तमिल्स को नहीं दी जाएगी, ये बात कही गई थी एक्ट ऑफ 1956 में। फिर नेक्स्ट है गिव रीजंस फॉर विच पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, क्वेश्चन 13। अब इसमें देखिए तीनों प्रूडेंशियल रीजंस दिए हुए हैं। तो इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, एंश्योर्स स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर एंड स्ट्रेंथन्स द यूनिटी ऑफ कंट्री। दीज आर ऑल द थ्री modern ways of power sharing reasons, so they are prudential reasons. फिर turn to next page, हाँ 20 नंबर है moral reasons of power sharing। तो पावर शेयरिंग के मॉरल रीजंस, तो सबसे पहले तो इट इज द बेसिक स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी and democratic rule involves giving voice to the minority. Also, democratic government is a legitimate government where the people have a right to be consulted, where people acquire a stake. That is, people should have a chance to say in the system, and people should also have a chance to distribute the powers of the government in the system. तो मॉरल रीजन जो है वो इंट्रिंसिक वर्थ, मतलब द रियल वर्थ ऑफ डेमोक्रेसी, दैट इज थ्रू पावर शेयरिंग। फिर नेक्स्ट है ये 23rd आंसर है कोएलिशन गवर्नमेंट। कोएलिशन गवर्नमेंट में मल्टीपल पार्टीज होती है। जब किसी पार्लियामेंट में जब एक पार्टी मेजॉरिटी नहीं बना सकती, तब 2 या 3 पार्टीज मर्ज होके अलायंस बनाती है, इसको कहते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट। बेस्ट एग्जांपल अभी इंडिया में जो दिल्ली में मोदी सरकार है, उसको हम बीजेपी की सरकार नहीं बोलते, एनडीए बोलते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, क्योंकि इसमें बीजेपी प्लस एलाइज है। तो ये जो एलाइज है वो बीजेपी को सपोर्ट देते हैं ताकि बीजेपी हमेशा अबव 50% वोट्स ले पाए। नेक्स्ट अभी लॉन्ग आंसर्स देखते हैं। तो लॉन्ग आंसर्स में फर्स्ट आंसर इज इंपॉर्टेंट, 4 स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम टू सॉल्व द प्रॉब्लम, बट दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, सो यू ऑलरेडी नो द 4 स्टेप्स। सेंट्रल गवर्नमेंट का, कैपिटल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी गवर्नमेंट, उनके अंदर के सेटिंग्स आपको लिखने हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में किस तरह से पावर शेयरिंग किया गया, कैपिटल गवर्नमेंट में किस तरह से, स्टेट गवर्नमेंट डेवलपमेंट के लिए, कम्युनिटी गवर्नमेंट फॉर लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम्स। फिर पावर शेयरिंग अमॉन्ग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। तो इसमें डेमोक्रेसी प्रोवाइड सिटीजन्स अ चॉइस टू चूज देयर रूलर्स। नाउ इट इज नॉट नेसेसरी दैट दोज हु कॉन्टेस्ट द इलेक्शन शुड विन, बट दे आर गिवन एन इक्वल चांस टू विन। तो पॉलिटिकल पार्टी बनाने का काम यही है कि उससे हर एक मेंबर जो उस पार्टी से जुड़ा है उसको पॉपुलर होने का एक चांस मिल जाता है। सपोज जैसे सोचिए आपको इलेक्शन में लड़ना है, तो आप अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की तरह इलेक्शन लड़ोगे तो यू विल हैव लेस चांस ऑफ विनिंग। लेकिन अगर आप किसी पार्टी के साथ मिलकर लड़ोगे तो उस पार्टी की पॉपुलैरिटी आपके साथ जुड़ जाएगी, यू विल हैव मोर चांस ऑफ विनिंग। In the long run, power is shared among different political parties. अभी अपने देखे तो अपने इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट में, दिल्ली में 2 ही मेजर पॉलिटिकल पार्टीज है, जो है बीजेपी और कांग्रेस। हर बार गवर्नमेंट या तो बीजेपी प्लस एलाइज या तो कांग्रेस प्लस एलाइज। तो ये पावर शेयरिंग यूजुअली इज बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज। फिर इसके बाद आता है पावर शेयरिंग अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स, दिस वी ऑलरेडी नो, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। पावर शेयरिंग अमॉन्ग सोशल ग्रुप्स, ये खास करके कम्युनिटी गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम, दिस इज एन एग्जांपल। हमारे कंट्री में ये वीकर सेक्शंस जो है दे आर रिप्रेजेंटेड इन लेजिस्लेचर, जैसे दलित ग्रुप, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, दे आर ऑल रिप्रेजेंटेड प्रोपोर्शनली इन लेजिस्लेचर। बैकवर्ड क्लास सिस्टम्स को दिया जाता है आगे। फिर पावर शेयरिंग अमॉन्ग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों अलग अलग काम करती है।
स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने स्टेट के लिए लॉज बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीज के लिए, लेकिन उनके सब्जेक्ट्स अलग अलग रखे जाते हैं ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना हो। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ इट। जो आंसर स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किए हैं अभी, वो आंसर्स आप लिख सकते हो। एक्चुअली मैं तो चाहता हूं कि लॉन्ग आंसर्स आप सारे लिखे, शॉर्ट आंसर्स में जो मैंने डिस्कस करवाए वो आप लिख सकते हो, सारे लिखने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट आंसर्स यू कैन राइट डाउन विच वी हैव डिस्कस्ड, लॉन्ग आंसर्स राइट डाउन 7 ही है तो यू कैन राइट डाउन ऑल ऑफ देम। Very short answers you don't have to write for this chapter, right? So that's it, students. See you in the next lecture. Goodbye.